शुक्रिया अंशु। पिछले दिनों दिल्ली में एक व्याख्यान में एक दोस्त को सुना, उसने अपनी बात की शुरुआत की रूसो के कन्फेशंस से। तो उसकी उस बात को याद करते हुए मुझे भी लगता है कि मुझे एक चीज़ कन्फेस कर देनी चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले। अ, अभी प्रभाकर सर उधर लिस्ट में नाम देख रहे थे और कह रहे थे कि कम लोग हैं। तो मैंने कहा और भी कम हो सकते थे अगर शाही सर मुझे हटा देते तो। और मुझे हटा देने के लिए और मुझे ना रखने के लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर से। ये भी कहा कि मैं पहली बार इस तरह किसी की कविताओं पे बात करने जा रही हूँ, तो शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, पहली बार होता है हर चीज़ का, करके देखो। तो तो वो करने से पहले वही कन्फेशंस के उसमें संग्रह मैंने 3 दिन पहले पढ़ा, जो कि सर ने भेजा, पीडीएफ पढ़ा। और आलोचक मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना मेरे पास आलोचना की भाषा है। एक पाठक के तौर पे जितना मैं पढ़ पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, उसको 3-4 बिंदुओं में रख के अपनी बात खत्म करूँगी। तो सबसे पहले कविताओं को पढ़ते समय शेक्सपियर का रोमियो जूलियट में कोट किया हुआ एक सेंटेंस याद आता है मुझे। व्हाट्स इन अ नेम? व्हाट्स इन अ नेम दैट व्हिच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। इस कोट को हमेशा ही आपने सुना होगा, सबने सुना होगा। लेकिन शाही सर की कविताओं को पढ़ते समय ये कोट एक नए अर्थ में पुनर्पाठ की मांग करता है। शेक्सपियर के लिए जो नाम है, वो उन चीज़ों के गुणों की सार्वभौमिकता के सामने गौण नज़र आते हैं। वो नाम पे बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे कविताओं में नाम का मिट जाना या बदल दिया जाना व्यक्ति के अस्तित्व के मिट जाने या बदल दिए जाने की तरह दिखता है मुझे। यहाँ नाम केवल बाहरी पहचान चिन्ह नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के केंद्र में है, व्यक्तित्व की धुरी पर है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले अभी जिसका जिक्र जिस कविता का कर रही थी अंशु, भूमिका में है, वो मछली मामी का नाम हो, जिनका वास्तविक नाम प्रीति बाला है, जो उनकी मृत्यु के बाद हमारे सामने आता है। या फिर राजन साजन का नाम, जिनके आगे लगा हुआ मिश्र कवि को केवल कुल नाम नहीं प्रतीत होता है, बल्कि राजन के साजन में मिल जाने से एक मिश्रण की तरह उभर के सामने आया हुआ दिखता है। इसी में आगे जब 3 नामों वाली लड़की का जिक्र होता है, तो ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो हमारी ये दुनिया, हमारे आसपास की दुनिया, जो जैसा कि उस पूरी कविता में चलते आ रहा है कि हम अपने घर की आसपास की औरतों को नाम से नहीं जानते हैं, मामी, चाची, भाभी, बुआ, और बहुत हो गया तो वहाँ वाली बुआ, वहाँ वाली मामी, वहाँ वाली चाची, शहर के नामों के साथ। तो इस दुनिया में एक लड़की जाती है और चुन के लाती है अपने लिए 3 नाम, जैसा उसमें सर ने कहा है। तो वो एक बहुत छोटा-सा विद्रोह दिखाता है और वहाँ पे वो उसके नाम के अस्तित्व को बहुत ज़रूरी तरीके से प्रकट करता है कि वो चुन के ला रही है अपने लिए कि नहीं, मैं किसी की मम्मी, मामी, चाची इस तरह से रिश्ते के नाम से नहीं जानी जाऊँगी। मैं अपने लिए 3 नाम चुन के ला रही हूँ, मैं उससे जानी जाऊँगी। तो इसको अगर मछली मामी के कॉन्ट्रास्ट में मैं देखती हूँ, तो वहाँ पे जैसे मछली मामी के नाम का पॉस्थ्यूमस रिकॉग्निशन है। मरने के बाद हमें पता चल रहा है कि उनका नाम क्या है, कि जब वो कार्ड में लिख के आ रहा है। और उसके कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए तो ये पहले से खुद से चुनाव है कि हाँ, मेरे 3 नाम होंगे। इसी क्रम में, नामों के ही क्रम में आगे मुझे ये समझ में आता है, और भी अभी आगे मैं ज़िक्र करूँगी, कि अब देखिए ये नाम सिर्फ़ सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञाएँ हैं। अर्थात यहाँ पे एक नाम को दूसरे नाम से विस्थापित नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये कविताएँ इन तमाम नामों को सर्वनाम की तरह प्रयुक्त नहीं करती हैं। हर नाम के भीतर उसका अपना इतिहास है, उसकी अपनी स्मृति है, वो अपने अनुभवों का एक भार लिए हुए है। जैसे माला बाबा का असली नाम उस कविता के अंत में श्रीपति चरण घोष है, ये पता चलता है। या गाज़ीपुर कविता में जब अफ़ीम फैक्ट्री के बारे में वो बताते हैं, तो उसको जानने के लिए वो स्पेसिफिकली अमिताभ घोष की सी ऑफ पॉपीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो वहाँ पे वो अमिताभ घोष का भी नाम रिप्लेस नहीं किया जा सकता है।
या आगे रामचंद्र शुक्ल पर जो कविता लिखी है, उसमें कवि कहते हैं कि उनके खानदान में पैदा होने या उनकी कुर्सी पर बैठने से शुक्ल जी नहीं हो जाइएगा। अ, एक और एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब इंदर मेघवाल के नाम की विडंबना निकल के सामने आती है, कविता का शीर्षक है चुल्लू भर पानी। तो उसमें वो कविता बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप में खुलती है, जहाँ पे इंदर का नाम अपने आप में इंदर वर्षा के देवता के नाम पर रखा गया है। मेघवाल मेघों को प्रसन्न करने वाले के नाम पर रखा गया है। और ये नाम होते हुए भी उस 9 साल के छोटे से बच्चे को पानी छूने के लिए मार दिया जाता है। तो और उस पर तमाम तरह की राजनीति टीवी चैनलों पर जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, तो वहाँ भी नाम का एक बड़ा योगदान है। उसके साथ जिस तरह से किसी की भी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, किसी भी इंसान को, व्यक्ति को समझा जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इनमें कुछ कविताओं को नामों को समर्पित कह देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाम केवल पहचान नहीं होते हैं, वे पहचान को निर्मित करते हैं, वे स्थापित करते हैं, कभी-कभी नष्ट भी कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो मतलब शाही सर को जितना मैंने पर्सनली सुना है ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज बातचीत में, उनके अंदर एक बहुत कमाल का विट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो तुरंत बात घुमा देते हैं बड़े अच्छे से। तो वो चीज़ जिन-जिन जगहों पर कविताओं में उतर के आई है, तो वहाँ पे कविताएँ वो मतलब अच्छी सीरियस कविताएँ भी जिन जगहों पे वो ट्विस्ट लेती हैं, वहाँ बहुत मज़ा आता है उनको पढ़ते समय। तो वो भी मैं एग्ज़ाम्पल्स के ही साथ रख रही हूँ। जो कविता है जब टीवी चैनल नहीं थे, तो उसमें काव्य पंक्ति है और इसका काव्य पंक्ति को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बनारस में हूँ। हम 80 चौराहे पर सजी सब्ज़ी की दुकानों पर मुँह मारते सांडों को देखकर डर जाते और थोड़ी ही देर में उन्हें बीएचयू की कक्षाओं में भाषण झाड़ते देख सहम जाते। ये एक एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल गांधी जी जहाँ भी हों कविता में, उसमें जब ये पंक्तियाँ आती हैं कि जैसा कि आप चाहते थे, गाँव-गाँव सफाई पहुँच गई है। दिल, दिमाग सब साफ हो गया है। गंगा मैया भी साफ, चाहें तो बोतल में बंद कर बेच आएँ काले कोस। आप भी तो बनिया ठहरे, आपको तो मालूम ही होगा बेचना फ़ायदे का सौदा है। यहाँ मुझे नहीं पता है कविता किस तरह से लिखी गई है, हो सकता है मैं मिसरीड कर रही हूँ या हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा याद आ रहा हो कविता जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा। हमारे घरों में अक्सर जब लोग गांधी जी के विरोध में बोलते हैं तो यही एक सेंटेंस आता है, देश को बेच के खा गए। तो वो मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे वो याद आया ये पढ़ते समय। फिर ऐसे ही रावण दहन के कार्यक्रम में अपना ही पुतला जलाता हुआ रावण देख के एक ऐसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की याद आती है, जो ऊपर से भले ही बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा हो, बहुत बड़े उस पे आसन पे बैठा हुआ है, अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट फ़ील कर रहा है, लेकिन वो अंदर से वही आदमी है, वही ताकत है जिसे नष्ट करने के वो दावे कर रहा है। उसके अंदर एक आतुरता है और सबसे कमाल की बात ये है कि जनता ने सर्वसम्मति से उसके हाथ में एक रिमोट पकड़ा दिया है, जिससे वो पुतला दहन करने वाला है। और वो दाएँ और बाएँ देखकर मुस्कुरा रहा है, वो पंक्ति मैंने इधर लिख के नहीं रखी है, वो उसमें होगी। तो वो दाएँ और बाएँ दोनों तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। और यहाँ ये फिर मेरी रीडिंग है कि वहाँ पे ये दाएँ और बाएँ देखना सिर्फ़ 2 दिशाओं की बात नहीं है। ये मुझे एक ब्रॉडर लेफ्ट वाम या ब्रॉडर राइट दक्षिण पंथ की तरह दिखाई देता है, जिन पर वो एक साथ हँस रहा है उस कुर्सी पे बैठ के। फिर गाज़ीपुर कविता में अफ़ीमची गाज़ीपुरिया नहीं, अफ़ीमची बंदर और कौवे हैं जो नाले से गंगा में जाके मिल रहा अफ़ीम वाला पानी पीकर नशे में मस्त है। और पंक्ति आगे आती है कि ऐसे बंदरों और कौवों को आजकल टीवी चैनलों में काँव-काँव और खाँव-खाँव करते देखा जा सकता है। तो ये वो कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जहाँ शाही सर का व्यंग्य जो उनके डेली कन्वर्सेशन में आता है, वो कविताओं में उतर आया है। तीसरा पॉइंट जो मुझे समझ में आया कि
आगे आगे जाके जब कविताएँ थोड़ी बहुत सीरियस होती हैं, तो उसमें आधुनिकीकरण के नाम पर पूंजीवाद किस तरह से संवेदनाओं को बाज़ार के योग्य, बिक्री युक्त, सेलेबल बना रहा है। और इसका ज़िक्र ख़ास तौर पर 3 कविताएँ जो मैंने छाँटी हैं। एक विज्ञापन के युग में, एक जब टीवी चैनल नहीं थे और एक प्रेम का कारोबार। इन तीनों में बहुत अच्छे से तरीके से दिखता है। जैसे प्रेम प्रदर्शन के लिए प्रेम के कारोबार में जैसे वो कहते हैं कि प्रेम प्रदर्शन के लिए दिन बने हुए हैं, खास तौर से बाजार में जो भी प्रेम के अनुकूल वस्तुएं हैं वो बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। वहाँ पे प्रेम की संवेदना ध्वस्त हो जाती है। अ, अब देखते हैं कि प्रेम जो मूलतः एक बहुत ही निजी और आत्मीय अनुभव है, वो बार-बार दोहराए जाने वाले इशारों, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट टेक्स्ट हैं, सेल्फियाँ भेजी जा रही हैं, तो उनमें वो सिमट के रह गया है। यहाँ पे लाभ किसका है? यहाँ पे भौतिक लाभ वो कंपनियाँ कमा रही हैं, जो कि संदेशवाहक का कार्य कर रही हैं या जो चॉकलेट बना रही हैं, गिफ्ट्स बना रही हैं, घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, जूते, तमाम चीज़ें। तो लाभ यहाँ 2 प्रेमियों का नहीं है, लाभ यहाँ उन पूंजीवादी कंपनियों का है, जो प्रेम को बेच रही हैं एक तरीके से। कवि ने उस कविता में ही इस समय को ही बढ़िया समय कहा है। ये ऐसा समय है जहाँ पे सब कुछ सेलेबल है। फिर अगली कविता जो है जब टीवी चैनल नहीं थे, उसमें दिखता है कि पूंजीवाद केवल वस्तुओं को ही नहीं, हमारी दृष्टि और अनुभूति को भी नियंत्रित करता है। यहाँ पे हमारे हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट, टीवी का रिमोट, वो केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है, एक सिंबल है जो उस मिथ्या नियंत्रण का, जहाँ हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है। जबकि वास्तव में हम क्या देख रहे हैं, ये भी पूंजीवाद तय कर रहा है और ये दृष्टि पहले से भी ज़्यादा निर्धारित और सीमित कर दी गई है। फिर विज्ञापन युग में कविता में कवि कहता है, मैं नहीं, मैं का विज्ञापन हूँ। यहाँ पे फिर ये पंक्ति प्रेम के कारोबार की एक पंक्ति प्रतिध्वनित होती है कि प्रेम ही विज्ञापन है और विज्ञापन ही प्रेम है। तो यहाँ पे कोई स्थिर अस्तित्व की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक प्रदर्शित छवि है, उसकी बात हो रही है। मैं का, इंसान का, कवि का विज्ञापन बन जाना इस बात की ओर संकेत करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की पहचान भी एक उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ इन कविताओं में धर्म, राजनीति, कला, इंसान कुछ भी अपने सार से अधिक अपने प्रदर्शन या अपनी सेलेबिलिटी के आधार पर मूल्यवान बनते हैं। तो ले देखिए ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी तरफ से नोट किए थे, मुझे समझ में आए थे। अंततः ये कि इन कविताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि ये हमें केवल उत्तर नहीं देती हैं, बल्कि हमें हमारे सामने हमारे समय के सवाल रखती हैं, हमें वो सवाल करने पर मजबूर करती हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शिवांगी।